हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ 10th स्टैंडर्ड। इससे पहले हमने 7th लेसन कच एंड देवयानी की वर्कबुक एक्सरसाइज की थी, ग्रामर पोर्शन। और आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं लेसन 8 आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। उसकी ग्रामर पोर्शन ही हम करेंगे। उसका जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन वो हमें छोड़ देना है। उसके बाद जो ट्रू फॉल्स है वो भी लेसन से रिलेटेड है, तो जब हम लेसन ही नहीं पढ़ रहे तो वो दोनों हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ब्लैंक्स, वो हमारा स्टार्ट होता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वही सेम पैटर्न है जो आप फर्स्ट लेसन से करते आ रहे हैं। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं। टास्क, टास्क माना कोई भी कार्य या काम। स्ट्रेंज अजीब। केयरिंग माना ध्यान रखने वाला। और बिहेवियर माना व्यवहार। द टीचर फाउंड दैट द बिहेवियर ऑफ द न्यू स्टूडेंट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। क्वाइट स्ट्रेंज। टीचर ने देखा कि नए स्टूडेंट का जो बिहेवियर था वो क्या था। एक्चुअल में वर्कबुक में ही गलत दे रखा है ये वर्ड। क्वाइट नहीं आना चाहिए, क्वाइट आना चाहिए। QUITE। क्वाइट स्ट्रेंज। क्वाइट का मतलब बिल्कुल। और इस जो क्वाइट का आपको वर्कबुक में दे रखा है, क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो वर्कबुक में गलत दे रखा है, इसको आप करेक्ट कर देना। QUIET की जगह TE आएगा। ET नहीं, TE। इसका अर्थ होता है बिल्कुल। टीचर को पता चला कि नए स्टूडेंट का व्यवहार बिल्कुल अजीब था। इन स्पाइट ऑफ हर केयरिंग एटीट्यूड, मतलब उसके केयरिंग एटीट्यूड माना ध्यान रखने वाले व्यवहार के बावजूद भी, मतलब उसका व्यवहार कैसा था कि वो सबकी केयर करता था जो भी। तो द बॉय कंटिन्यूड टू बिहेव रूडली, कि उसका एटीट्यूड बहुत केयरिंग है, उसके बाद भी द बॉय कंटिन्यूड टू बिहेव रूडली। उस लड़के ने रूडली माना रफ तरीके से बिहेव करना चालू रखा। Improving his behavior seemed to be an impossible task for the teacher. उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना टीचर को बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क दिखाई दे रहा था। इम्पॉसिबल टास्क माना एक असंभव कार्य दिखाई दे रहा था कि उसके बिहेवियर को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसा टीचर को डिफ़िकल्ट लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था। सेकंड है सेल्फिश, स्वार्थी। वाइल्ड जंगली। हंटेड का मतलब शिकार करना। और स्पेसीज का मतलब होता है जातियां। वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन जंगल्स आर हंटेड बाय सेल्फिश पीपल। ये एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस, आधे सेंटेंस में ही 3 रिक्त स्थान आ गए। वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन जंगल्स, जंगल्स में रहने वाले जंगली प्राणी जो हैं वो शिकार किए जाते हैं। किसके द्वारा? बाय सेल्फिश पीपल, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा। कुछ स्वार्थी लोग जो हैं वो अपना शौक पूरा करने के लिए जंगल में जानवरों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। केवल उनका शौक पूरा होता है, बस वो शिकार करके उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसका कुछ करते भी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है अपना मनोरंजन, अपना शौक पूरा करना, इसीलिए उनको स्वार्थी कहा जाता है। किसी की जान ले लेते हैं वो। हु डू नॉट केयर अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि कभी भी वाइल्ड लाइफ माना जंगली जीवन, जो जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ। उनके संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षा। उनकी सुरक्षा का कभी भी वो ध्यान नहीं रखते, वो केयर नहीं करते। एज अ रिजल्ट, उसका परिणाम ये होता है, मैनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। उसका परिणाम ये होता है कि पक्षियों और जानवरों की कई जातियां धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। थर्ड है स्प्रेड माना फैलना। ऑफर्ड माना
एक किसी को ऑफर करना या भेंट देना, एक एक शब्द के दो दो तीन तीन मीनिंग्स भी होते हैं। अराइव्ड पहुंचा, सप्लाई माना पूर्ति। मैनी डिजीजेज हैव स्प्रेड आफ्टर फ्लड्स, बाढ़ के बाद बहुत सारी कई सारी बीमारियां क्या हुई हैं, फैल गई हैं। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ अराइव्ड इन द विलेज, डॉक्टर्स की टीम जो है वो गांव में पहुंच गई है। टू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स की टीम गांव में पहुंची। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड टू सप्लाई फ्री मेडिसिन्स टू द पुअर, सरकार ने क्या किया है, गरीबों को फ्री मुफ्त दवाइयों की पूर्ति करने का ऑफर किया मतलब गवर्नमेंट ने उनको एक भेंट स्वरूप के पूरे गांव के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको फ्री क्या दी जाएंगी, मेडिसिन्स दी जाएंगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, प्रिपेयर और कलेक्टेड। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, डिस्कशन माना बहस, और प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना, और कलेक्टेड माना इकट्ठा करना। द मीटिंग वॉज हेल्ड टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली के फेस्टिवल के लिए दिवाली का फेस्टिवल मनाने के लिए प्लान तैयार करने के लिए मीटिंग रखी गई। क्यों? क्योंकि उनको प्लान प्रिपेयर करना था कि दिवाली पे हम कैसे कैसे करेंगे, कहाँ इकट्ठे होंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमने जाना है, ये सब प्लान बनाना था। तो और दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था। द सेक्रेटरी गेव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंड्स कलेक्टेड बाय द सोसाइटी। द सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी ने, जैसे गोकुल धाम है ना, क्या है ये, कौन सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कौन है सेक्रेटरी, भिड़े भाई। तो वो क्या करते हैं, उसने क्या किया, गेव ऑल द इंफॉर्मेशन, उसने सारी सूचनाएं दे दी किसके बारे में, अबाउट द फंड्स के बारे में, कलेक्टेड बाय द सोसाइटी, की सोसाइटी में इतना फंड इकट्ठा हुआ है, अब इतना पैसा हमारे पास है और इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। द प्लान वॉज फाइनलाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, और वो प्लान जो है, जैसे सब लोग सोसाइटी के है ना इकट्ठे हो जाते हैं गोकुल धाम के, और फिर कोई किधर से बोलता है कोई किधर से, तो वो फाइनल किया गया, बहसबाजी करने के बाद, बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद फाइनल प्लान बनाया गया, तैयार किया गया। नेक्स्ट है रिटर्न माना वापस लौटना, प्लेजेंट मतलब खुशनुमा, नेचर कुदरत, नेचर का मतलब देखो स्वभाव भी होता है और नेचर का मतलब कुदरत भी होता है। हेल्दी स्वस्थ, गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन अ प्लेजेंट विंटर मॉर्निंग इज अ गुड वे टू बी हेल्दी। गोइंग फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना, ऑन अ प्लेजेंट विंटर मॉर्निंग, जैसे आजकल दिन चल रहे हैं ना, विंटर मॉर्निंग मतलब सर्दियों की सुबह में मौसम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है, प्लेजेंट मौसम कहेंगे इसको, प्लेजेंट विंटर कहेंगे, है ना। इज़ अ गुड वे टू बी हेल्दी, ये बहुत ही स्वस्थ रहने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अर्ली मॉर्निंग में वॉक पर जाना। एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक एट 5 o'clock, सुबह मैं जल्दी उठकर हर सुबह मैं 5 बजे वॉक पर जाती हूँ या जाता हूँ। एंड रिटर्न होम बाय 6 o'clock, और 6 बजे तक तो मैं वापस आता हूँ। आई रियली एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा में जो कुदरत का आनंद आता है मैं उसको खूब एन्जॉय करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी जो लास्ट उसमें लेसन में भी हमने किया, ज्वाइन द सेंटेंसेस, कंजक्शंस से सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है।
अब इसमें आपके जो कंजक्शंस हैं वो क्या हैं, अलग हैं। उसमें हमने किया था एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, सो, ये थे कंजक्शंस। अभी जो हैं कंजक्शंस वो क्या हैं, देखो, हु, विच, हुज, ये भी हैं, बट एंड बिकॉज ये भी हैं। लेकिन अब हमको ये समझना है कि वैसे तो हम इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, हु, विच, व्हेन, व्हाई, हुज, व्हाट, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है। लेकिन ये वर्ड्स कंजक्शन का काम भी करते हैं। अब किसी पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हम हु से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो विच से कनेक्ट होगा। हुज से हुज कहाँ लगेगा, जब हम किसी वस्तु और व्यक्ति का संबंध बताने की बात कर रहे हैं तो हुज लगाना पड़ेगा। तो इनसे भी हम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको भी कंजक्शंस कहते हैं। जैसे द बॉय इज इन माई क्लास, लड़का मेरी क्लास में है। ही वॉन द रेस, उसने वे रेस जीती। अब इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, देखो, द बॉय लड़के की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो किससे, विच और हुज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हु। द बॉय हु वॉन द रेस इज इन माई क्लास। बताया जा रहा है कि वो लड़का जिसने रेस जीती, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, जिसने, वो लड़का जिसने रेस जीती वो मेरी क्लास में है। सेकेंड है द गर्ल हैज स्पोकन टू टीचर हर बैग इज लॉस्ट। द गर्ल, अब इसमें हु, विच और हुज, इसमें देखो गर्ल की बात हो रही है और लड़की ने टीचर को कहा उसका बैग खो गया है, मतलब लड़की का बैग से क्या है, संबंध। मैंने आपको अभी भी बताया था, जब संबंध, वस्तु और व्यक्ति के संबंध बताने की बात हो रही है तो वहां पे क्या लगाते हैं, हुज। द गर्ल हुज बैग इज लॉस्ट, वो लड़की जिसका बैग खो गया था। वैसे हुज का मतलब होता है किसका, लेकिन यहां पे क्या लगाएंगे हम, जिसका। वो लड़की जिसका बैग खो गया है, हैज स्पोकन टू द टीचर, उसने टीचर को बोला, मतलब बताया कि उसका बैग खो गया है। थर्ड है आई विल नॉट ईट आइसक्रीम, आई विल नॉट ईट केक। अभी देखो लास्ट लेसन में हमने किया था, दो हमारे पास चीजें थी, पिकनिक और क्या था, मूवी। तो दोनों में हमको चूज करना था, इसीलिए हमने क्या लगाया, एक के आगे आइदर लगाया, दूसरे के आगे और लगाया, कि नेहा विल गो आइदर मूवी और पिकनिक। ऐसा ही किया था, सबको याद होना चाहिए। और इसमें जो है, अब वो देखो नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसे है, नेगेटिव। तो जहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हम फिर और दोनों की, कि मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी और केक भी नहीं खाऊंगी, माना दोनों ही चीज़ें नहीं खाऊंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट, ये वर्ड्स क्या है, कॉमन। अब दो चीज़ें अलग कौन सी हैं, आइसक्रीम और केक। एक बार हम यूज कर लेंगे आई विल नॉट ईट, दूसरा वाले एक सेंटेंस का कट कर देंगे। अब दो अलग जो चीजें हैं कौन सी, आइसक्रीम और केक, एक के आगे लगाएंगे नाइदर, दूसरे के आगे लगाएंगे नॉर। ये हमेशा साथ में ही काम करते हैं, आइदर है तो उसके साथ और आता है, नाइदर है तो नॉर आता है। तो आई विल नाइदर ईट आइसक्रीम नॉर विल आई ईट केक, नहीं ये गलत है। आई विल नाइदर ईट आइसक्रीम नॉर केक आना चाहिए, विल आई ईट नहीं आएगा, इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि आई विल ईट ऐसा होना चाहिए, आई विल ईट नाइदर आइसक्रीम नॉर केक। ये सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेना आप। आई विल ईट नाइदर आइसक्रीम नॉर केक, ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है द हाउस इज सोल्ड, इट बिलोंग्ड टू माई अंकल। वो घर बिक गया है, वो मेरे अंकल का था। अब इसको हम कैसे, अभी घर और अंकल का क्या है, संबंध है ना, लेकिन यहाँ पे हुज नहीं आएगा, बात किसकी हो रही है, वो घर बिक गया जो मेरे अंकल का था। तो यहाँ पे हमको जो लगाना है,
तो क्या आना चाहिए, घर की बात हो रही है तो उसके लिए क्या लगेगा, विच। द हाउस विच इज सोल्ड बिलोंग्ड टू माई अंकल। द हाउस विच इज सोल्ड बिलोंग्ड टू माई अंकल, इसका मतलब वो घर जो बिक गया वो मेरे अंकल का था। नेक्स्ट है, वी आर प्लेइंग इन द हाउस, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। हम घर में खेल रहे हैं अंदर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। क्योंकि देखो, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल दिया, कारण बताया है कि घर में अंदर खेलने का क्या कारण है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। वी आर प्लेइंग इन द हाउस, जहाँ रीज़न आ जाए, कारण आ जाए, वहाँ पे क्या आ जाता है, बिकॉज। तो वी आर प्लेइंग इन द हाउस बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। अभी अंडरलाइन वर्ड्स को क्या करना है, हमें करेक्शन करना है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन की जगह ब्रैकेट में दे रखा है वर्ड, और उस ब्रैकेट वाले वर्ड को करेक्ट करना है क्योंकि वो सही नहीं है, उनका सही रूप बनाना है हमें। कैन यू टेल द डिफरेंट बिटवीन अ बी एंड अ वास्प, इसका मतलब क्या आप मक्खी और बिच्छू में अंतर बता सकते हैं। तो अंतर को डिफरेंट बना अलग, और अंतर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डिफरेंस। तो DIFFERENCE, टी हट जाएगा, CE आ जाएगा। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ बी एंड अ वास्प। फिर है एट फर्स्ट साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य, जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है उस साइट का मतलब होता है दृश्य, और वो दृश्य शब्द गलत है, उसकी जगह आना चाहिए एट फर्स्ट साइट। साइट माना पहली नज़र, जो हमने सही करके लिखा है SIGHT, उस साइट का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, माना पहली नज़र में ही। दीज लिटिल क्रिएचर्स आर क्वाइट लाइक ईच अदर, ये छोटे छोटे प्राणी हमको एक जैसे दिखते हैं, क्वाइट लाइक ईच अदर। इन क्वाइट दे रखा है तो उसको सही करके क्वाइट लाइक ईच अदर नहीं, क्वाइट का मतलब शांत, तो यहाँ पे शांत नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्वाइट लाइक, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो उस क्वाइट को हटा के हमको QUITE करना पड़ेगा। इन मैनी वेज हाउ एवर द वास्प एंड द बी आर अनलाइक, कई मामलों में हम देखें तो हमको बिच्छू और मक्खी जो हैं वो एक जैसे, अनलाइक माना समान दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन होते वो क्या है, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स एज आंसर्स। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन, हाँ अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है, हाँ उस सेंटेंस में से हमको क्वेश्चन बनाना है। अब हमको क्वेश्चन बनाना कैसे है कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंस है उसको क्वेश्चन बनाना है, तो उसको देखना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। फर्स्ट है, सरदार पटेल वॉज नोन एज, सरदार पटेल जाने जाते थे। अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमको जो क्वेश्चन बनाना है ऐसा बनाना है जिसका आंसर आ जाना चाहिए लौह पुरुष, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो वैन से नहीं बनेगा, वैन कब लगता है, जब समय आता है। हाउ माना कैसे माना किसी भी कार्य करने का तरीका। तो तीसरा है हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, माना लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था, तो आंसर आ जाएगा सरदार पटेल। हमको वो नहीं चाहिए, हमको अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आंसर होना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाना है। तो उसके लिए डी जो सिलेक्ट हम करेंगे, व्हाट वॉज सरदार पटेल नोन एज, इसका मतलब है
सरदार पटेल किस नाम से जाने जाते थे? तो आंसर आ गया आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। सेकंड है द पिकॉक इज डांसिंग इन द गार्डन। पिकॉक जो है वो गार्डन में डांस कर रहा है। तो आंसर इसका क्या क्वेश्चन, अब इसमें अंडरलाइन किसको किया हुआ है? इन द गार्डन। तो हम यही पूछेंगे ना कि गार्डन में डांस, पिकॉक गार्डन में डांस कर रहा है, तो हमारा आंसर आना चाहिए इन द गार्डन। तो हम यही पूछेंगे ना कि पिकॉक कहाँ डांस कर रहा है, तो आंसर में आ जाएगा गार्डन में। तो कहाँ के लिए क्या आना चाहिए? प्लेस जानना है हमको। प्लेस जानने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम? वेयर, है ना। व्हेन मतलब कब, अगर टाइम होता तो व्हेन वाला क्वेश्चन बनता। व्यक्ति की बात हो रही होती तो हु, किसी वस्तु से रिलेटेड होता तो व्हाट। ये प्लेस के बारे में जानना है, स्थान के बारे में जानना है तो वेयर। वेयर इज द पिकॉक डांसिंग। नेक्स्ट है राम जी लुक्स आफ्टर अवर गार्डन। राम जी हमारे गार्डन की देखभाल करते हैं। तो अब इसमें अंडरलाइन किसको किया हुआ है? राम जी को। तो सीधी सी बात है, जहाँ नाम आ जाए वहाँ हमेशा क्या आएगा? हु लुक्स आफ्टर अवर गार्डन। वॉट नहीं आएगा, वेयर नहीं आएगा, व्हेन नहीं आएगा। फर्स्ट वाला ए आंसर सिलेक्ट करेंगे हम कि हमारे गार्डन की देखभाल कौन करता है। तो कौन में क्या आ जाएगा आंसर में? राम जी। अंडरलाइन किया हुआ वर्ड हमारा आंसर है। हमको इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। फोर्थ है द प्रिंसिपल विल मीट द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन हैव फेल्ड। इसका मतलब है पेरेंट्स, प्रिंसिपल जो है मिलेंगे, किससे मिलेंगे? उन पेरेंट्स से मिलेंगे जिनके बच्चे, हुज चिल्ड्रन, हुज यहाँ पे जिनके, किसके नहीं। ये देखो यहाँ पे हुज क्या है? कंजक्शन, जिनके बच्चे फेल हुए हैं। तो हमको प्रश्न कैसा बनाना है? प्रिंसिपल किस से मिलेंगे, है ना। तो उन पेरेंट्स से मिलेंगे जिनके बच्चे फेल हुए हैं, उन पेरेंट्स से। तो किन से मिलेंगे? तो whom will the principal meet। वाई नहीं आएगा, कारण नहीं है, when नहीं आएगा, where नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें भी? ए आंसर, whom will the principal meet। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें दे रखा है, ब्रैकेट में जो फंक्शन दे रखा है आपको, उसको ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। दीपक हैज अ शॉप। दीपक हैज अ शॉप, इसका मतलब है दीपक के पास दुकान है। अब आ रहा है डिस्क्राइबिंग प्लेस, है ना। डिस्क्राइबिंग प्लेस का मतलब है कि जिसकी प्लेस की बात हो रही है, दीपक के पास दुकान है, दुकान के बारे में हमको बताना है, उसकी विशेषता के बारे में बता के और वाक्य को पूरा करना है। तो हम लिख सकते हैं दीपक हैज़ अ शॉप विच इज़ स्मॉल, दीपक हैज़ अ शॉप विच इज़, या ऑन द मेन रोड। ये भी हम शॉप की बात कर रहे हैं ना, कि दीपक के पास दुकान है, वो मेन रोड पर है। समझ में आ गया? विच इज़ स्मॉल, विच इज़ बिग, विच इज़ विच हैज़, मतलब कहना चाहिए बुक शॉप, विच हैज़ टॉयज। ऐसे करके हम उस शॉप की को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो हमको ऐसा नहीं है कि इसका एक ही सेंटेंस बनेगा, हम अपनी मन से भी हम कोई दूसरा छोटा सेंटेंस इसमें डाल के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है दैट बॉय। अब इसमें दे रखा है दैट बॉय इज, दैट बॉय दे रखा है, तो अब दैट बॉय सिंगुलर है, उसके साथ हम इज या वॉज लगाएंगे और उस पर्सन की बात करनी है, हमको पर्सन का वर्णन करना है। तो कुछ भी लग सकता है, दैट बॉय इज टॉल, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट बॉय इज वेरी नॉटी, कुछ भी लगा सकते हो आप, जो आपको मन में लगे। वो वर्ड जो है वो उस बॉय को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिर से आपको क्या करना है? डायलॉग्स को पूरा करना है, लेकिन सिलेक्ट उसके भी ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से ढूंढ के करना है। पूजा और अली बात कर रहे हैं। पूजा कह रही है अली हु इज दैट मैन। पूजा अली से पूछ रही है अली वो आदमी कौन है। अली जवाब दे रहा है। अब जवाब दे रहा है, क्या जवाब देगा?
उस व्यक्ति के बारे में बताएगा ना, जिस व्यक्ति के बारे में पूजा पूछ रही है। तो हम देखो, ही इज़ अ फैट मैन, वो ये नहीं पूछ रही है कि वो आदमी कैसा है, तो अली उसको ये बताएगा कि ये मोटा है, ये तेज़ दौड़ रहा है, ये मैं उस आदमी को जानता नहीं हूँ। जानता होगा तभी तो पूजा ने उससे, अली से ये क्वेश्चन किया। अब हमको इसमें से सही आंसर क्या लग रहा है? बी। अली बता रहा है ही इज़ द मैन हु ओन्स द बुक स्टोर, ये वो आदमी है जिसकी किताबों की दुकान है। तो पूजा का सवाल जो है वो सही था, और अली ने जो जवाब दिया वो भी क्या है? सही है, कि वो आदमी कौन है? उसने बताया वो आदमी वो है जिसकी किताबों की दुकान है, बुक स्टोर है। तो बी आंसर होगा। सेकंड, भरत और राम, व्हाट डज अवर फादर डू? भरत राम से पूछ रहा है व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो राम जवाब दे रहा है डिस्क्राइबिंग प्लेस, प्लेस का वर्णन करते हुए बताएगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। ठीक है, तो प्लेस का मतलब, अभी प्लेस की बात किस में हो रही है? देखो, आई विल फाइंड आउट नहीं है, होल डे नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तीनों नहीं है। तो आंसर म्यूजियम क्या है? प्लेस है। देखो, ही लुक्स आफ्टर द म्यूजियम, म्यूजियम क्या हुआ? हमको ऐसा क्लू ढूंढना है जिससे हमको तुरंत आंसर की पहचान हो जाए। हमको सेंटेंस समझ में नहीं आया तो भी हमको पता चल जाना चाहिए। अभी देखो, इसमें डिस्क्राइबिंग प्लेस दे रखा है, तो प्लेस की बात कौन से सेंटेंस में हो रही है? बाकी तीनों में नहीं है कहीं पे भी। सी ऐसा जो सेंटेंस है जिसमें म्यूजियम दिया हुआ है, तो म्यूजियम प्लेस हुआ, तो वो आंसर राइट होगा कि वो उस म्यूजियम की देखभाल करते हैं जो कि भावनगर के महाराजा ने बनवाया था। अब आता है मैच करेक्ट फंक्शन, मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शन। 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं और 3 को मैच करना है। देखो, 2 ही दे रखे हैं आंसर, प्लेस और पर्सन, डिस्क्राइबिंग प्लेस और डिस्क्राइबिंग पर्सन। अभी द बॉय हु इज गिविंग स्पीच इज माई ब्रदर, वो लड़का जो स्पीच दे रहा है वो मेरा भाई है। इसका मतलब स्पीच देने वाला लड़का मेरा भाई है, तो ये उस लड़के की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइबिंग क्या हो जाएगा? पर्सन। द सोमनाथ टेम्पल विच इज फेमस शिवा टेम्पल इज इन गुजरात, सोमनाथ मंदिर जो कि फेमस शिव का मंदिर है वो गुजरात में है। तो ये क्या हुआ? टेम्पल की विशेषता बता रहा है ना कि सोमनाथ का टेम्पल कहाँ है? गुजरात में है, और शिव का मंदिर है वो। तो ये डिस्क्राइबिंग क्या हो गया? प्लेस। फिर मेघा इज अ गर्ल हु इज रनिंग द फास्टेस्ट इन दिस रेस, मेघा वो लड़की है जो कि इस रेस में सबसे तेज दौड़ रही है। तो ये भी क्या हुआ? पर्सन को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि मेघा वो लड़की है जो सबसे तेज दौड़ रही है, मतलब सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की मेघा ही है। तो ये भी पर्सन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसके साथ भी पर्सन ही होगा। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड के साथ क्या होगा? डिस्क्राइबिंग पर्सन, और सेकंड के साथ डिस्क्राइबिंग प्लेस। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स। अभी ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, अर्थात वृक्षों का क्या महत्व है। वृक्षों को क्या कहा जाता है? मैंस बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। क्यों मैंस बेस्ट फ्रेंड्स? क्योंकि वो किसी व्यक्तियों के, इंसानों के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको बहुत कुछ देते हैं, हमारी संभाल करते हैं। उसके नीचे क्या होता है? एनिमल्स और बर्ड्स, मतलब जो हैं आकर उसकी छाया में बैठते हैं। बर्ड्स का तो वो शेल्टर है, आश्रय है। आपने देखा होगा पक्षी तो पेड़ों पर ही बैठते हैं। और बहुत सारे आप सोशल स्टडी में पढ़ते होंगे कि पेड़ जो हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, है ना। और हरे भरे जंगलों से, हरियाली की वजह से वो बादलों को आकर्षित करते हैं, तो वर्षा आती है और पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। बहुत सारा आपने पेड़ों के बारे में पढ़ा है, तो वो सब आप इसमें लिख सकते हैं कि पेड़ों का क्या महत्व है। वो सारे ही पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, मैंस बेस्ट फ्रेंड्स, मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे दयालु है। मैं ये ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, दे ओनली ग्रो।
ये बहुत पहले 8th में पोयम हुआ करती थी, उसकी 2 लाइनें मुझे याद है आज भी कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। मुझे मालूम है कि पेड़ जो हैं वो सबसे काइंडेस्ट माना सबसे दयालु होते हैं। दे डू नो हार्म, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दे ओनली ग्रो, वो केवल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो माना उगते हैं, बड़े होते हैं, और उसके बाद हर किसी को, लाखों करोड़ों लोगों को जंगलों से, इन वृक्षों से रोजगार भी मिला हुआ है। आप कभी सोचना इसके बारे में, तो आपको थोड़ा गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कैसे रोजगार मिला हुआ है। फिर वो हमको फूड देते हैं, खाना पीना, दवाइयाँ, ये सब देते हैं, वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं, पक्षियों पेड़ों को आश्रय देते हैं, है ना, बरसात लाते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सब सारे पॉइंट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और दूसरा अथवा में दे रखा है एनिमल्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। जो जानवर होते हैं, प्राणी, वो भी मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। क्यों? हेल्पफुल टू मैनकाइंड फॉर सेंचुरीज। क्यों? देखो आप गाय, भैंसें, भेड़ें, बकरियां, घोड़े, बैल, आप देखते हो, कोई भी जानवर हो, है ना, वो मनुष्य के क्या आता है, काम आता है। और मनुष्य जो है उसका उपयोग करके अपने बहुत सारे काम निकाल सकता है, अपनी रोजगार में मदद ले सकता है। तो मतलब रोजगार में मतलब अपने कमाई में, कमाई के साधन में वो उनका बहुत यूज़ करता है। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। देखो, हेल्पफुल टू मैनकाइंड फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों से वो इंसान का बहुत अच्छा मित्र है, मतलब मित्र हैं सभी प्राणी। डिफरेंट यूजेज, अलग अलग यूजेज होते हैं। देखो ऊंट है, हाथी है, कोई भी जानवर आप ले लो, आपको अपने आप अंदाज़ा आता जाएगा कि वो जानवर किस किस में काम आता है। बोझ उठाते हैं, है ना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतना प्राणी जो है मनुष्य की मदद करते हैं, उसके बाद भी मनुष्य का व्यवहार उन एनिमल्स के साथ कैसा होता है, निर्दयता पूर्वक। थोड़ा सा अगर जानवर काम करे या नहीं कर पाए या उसमें कुछ तकलीफ हो तो वो उसको क्या करते हैं, मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, खाना प्रॉपर नहीं देते। क्रूअल्टी मस्ट बी स्टॉप्ड, अर्थात जो मनुष्य जानवरों के साथ जो निर्दयता करते हैं उसको रोका जाना चाहिए। क्रूअल्टी का मतलब होता है निर्दयता। तो ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हम उन जानवरों को के ऊपर जो निर्दयता भरा व्यवहार है उसे रोका जाए। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है और आपका वो एक्सट्रैक्ट और ये कम हो जाने के, ट्रू फॉल्स वगैरह 1-2 क्वेश्चन निकल जाने से, प्लस ये आपका क्या शॉर्ट नोट्स भी आपके लेसन से रिलेटेड ही है, इसीलिए वो भी हमारे 6 लेसन तक के ही शॉर्ट नोट्स आएंगे, उनकी ही हम तैयारी करेंगे। बाकी के लेसन्स के 4 लेसन्स के शॉर्ट नोट्स भी निकल जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर काफ़ी कम हो गया है बर्डन और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है और सीरियसली अब आप प्रिपेयर करते जाएंगे। अब बाकी के आपके 2 लेसन बचे हैं जिनकी हमको ग्रामर पोर्शन करना है। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।